नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। जीतेगा तो मोदी ही, चल गया। लेकिन मोदी की हैट्रिक होगी, फिर से एक बार मोदी आने वाले हैं और कांग्रेस पार्टी तो गई, कांग्रेस खत्म, आखिरी मौका गया। भारत जोड़ो यात्रा की मेहनत भी बेकार हो गई और कर्नाटक की जीत से जो कॉन्फिडेंस आया था वो भी हवा हो गया और इंडिया की एकता भी गड़बड़ा गई। ये तमाम सारी बातें इस देश का गोदी मीडिया अलग अलग जगह पर आपके दिमाग में ठूंसने की कोशिश कर रहा है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जमीन पे हालात क्या हैं। कुछ दिन पहले मैंने आपको ये बताया था कि डेटा क्या कह रहा है। आज उसी डेटा के आधार पर उससे आगे की बात करेंगे। कुछ इनपुट योगेंद्र यादव के भी हैं और यह समझने की कोशिश करेंगे कि ठाकुर तो घियो या पप्पू गियो। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। जिस दिन नतीजे आए उसके अगले दिन या शायद उसी दिन के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से मोदी जी जीत कर भी हार रहे हैं और वो फंस गए हैं और कहां और किस तरह फंस गए हैं और किस तरह से 2024 का काम इस जीत के कारण उनके लिए मुश्किल हो गया है। अब वो बातें सामने आनी शुरू हो गई हैं और सबसे बड़ी मुश्किल जो हमें अपने आसपास आज दिखाई दे रही है वो मुश्किल है टिकट के बंटवारों की मुश्किल। और मोदी कितना मुश्किल में रहे होंगे इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री का कैंडिडेट तय करने में उस मोदी शाह की जोड़ी को कई दिन लग गए हैं, जो एक झटके से किसी को भी मुख्यमंत्री बना देती थी। धामी को ठलाया बना दिया, खट्टर को लाए बना दिया, कहीं से भी निकाल के किसी को। गुजरात के जो मुख्यमंत्री बनाए कोई जानता तक नहीं था। लेकिन आज पहली बार मोदी जी के लिए अपनी ही पार्टी का मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तय करना सबसे मुश्किल काम है। तलवार की धार पर चलना है और इसीलिए इतना टाइम लग रहा है। और मैंने आपको बताया था कि इन नतीजों में क्या गड़बड़ है। मैंने आपको यह बताया था कि किस तरह से मोदी शाह के जो भी दांव वो चलते हैं वो लंबे समय बाद उल्टे पड़ने लगते हैं। कुछ चीजों में बहुत एक्सपर्ट है, इसमें कोई शक नहीं। इसके लिए मैं पहले भी तारीफ कर चुका हूं कि एंटी इनकम्बेंसी को मैनेज करने में उनका जवाब नहीं है। सारा माहौल उनकी पार्टी की सरकार के खिलाफ होगा, फिर भी वो मैनेज कर लेते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने एक दूरदर्शिता की कमी की और वो ये की कि पार्टी को, जैसे वो हाईकमान कल्चर का भी सुपर हाईकमान कल्चर बीजेपी में आ गया है जो कांग्रेस में कभी होता था, उसका इस्तेमाल करके कई बड़े नेताओं को एक तरफ बर्फ में लगाने की कोशिश की। पहले शिवराज सिंह की तरह तरह से उपेक्षा की, शिवराज सिंह को एक तरफ डाल देने की कोशिश की। कैसे की ये मैं कई वीडियो में रिपीट कर चुका हूं। और इसी तरह से वसुंधरा के साथ भी हुआ, उनको अपमानित तक किया गया। नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि आज वसुंधरा को हाथ लगाने से पहले पार्टी कांप रही है। वसुंधरा अपने घर पे अपने विधायकों को बुलाकर, समर्थक विधायकों को बुलाकर ये संकेत दे चुकी हैं कि वो ऐसी हालत में हैं कि कांग्रेस के साथ जब चाहें तब राजस्थान में सरकार बना लें। और यही वजह है जिसके कारण दिल्ली वाली सरकार को डर लग रहा है। डर इसलिए भी लग रहा है, राजस्थान में सरकार किसकी बन जाएगी, इससे बड़ा दूसरा डर जो है वो डर ये है कि 2024 को लेकर धुकधुकी लगी हुई है। 2024 को लेकर धुकधुकी क्यों लगी हुई है, इसके लिए आपको आंकड़ों को समझना पड़ेगा। आंकड़े मैंने कुछ आपको बताए थे और यह बताने की कोशिश की थी कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई है लेकिन जन समर्थन उसका बरकरार है, उसके पास बड़ा एक मजबूत ताकत है। पिछले लोकसभा चुनाव से 10% अधिक वोट इस बार आए हैं कांग्रेस पार्टी के पास। और तीनों राज्यों का मैंने आपको अलग अलग विश्लेषण बताया था।
अब एक विश्लेषण उसी को आगे बढ़ाते हुए योगेंद्र यादव की तरफ से आया है। योगेंद्र यादव ये कह रहे हैं कि इन तीनों राज्यों से अगर कांग्रेस पार्टी कुछ भी गेन नहीं करती है, कुछ भी, तो भी वो घाटे में नहीं रहने वाली है, क्योंकि उसके पास में इन राज्यों में सीटें ही नहीं है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, समान चीज मैंने आपको बताई थी। और उनका कहना यह है कि इन राज्यों से कांग्रेस पार्टी का भविष्य ना बनना था ना बिगड़ना था, क्योंकि ये तो बीजेपी के स्ट्रांग होल्ड है ही। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने यह बताया है कि किस तरह से बीजेपी के हाथ से चीजें इन चुनावों में छीनकर कांग्रेस के पास चली गई हैं। 2024 का जो प्रोजेक्शन उन्होंने किया है वो इस आधार पर किया है कि कितनी विधानसभा सीट में कितने कितने वोट किस पार्टी को मिले। मान लीजिए कि एक लोकसभा में 7 विधानसभा है, तो उन 7 विधानसभा सीटों में मिला के दोनों पार्टियों के वोट उन्होंने कंपेयर किया कि कौन लोकसभा का चुनाव जीतेगा। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 28 सीटें हैं, जिसमें 2029 में 29 सीटें हैं, माफ कीजिएगा, और 2019 में 28 सीटें बीजेपी को मिली थी। और योगेंद्र यादव का कहना यह है कि एक ही कांग्रेस को मिली थी। लेकिन अब इन चुनाव के नतीजों को अगर आप लोकसभा पे मैप करो, यानी कांग्रेस पार्टी से जरा भी नहीं बढ़ती है, बीजेपी जरा भी नहीं बढ़ती है। ये जो 2023 के नतीजे हैं विधानसभा चुनाव के, इन्हीं को अंतिम मान लिया जाए, समय बहुत ज्यादा नहीं, 6 ही महीने हैं लोकसभा में, तो कांग्रेस को मध्य प्रदेश में जो 1 लोकसभा सीट होती थी वो अब 5 हो जाएंगे, यानी 4 लोकसभा सीटें इस बार के चुनाव में जो आई है वो कांग्रेस का वोट बढ़ गया है, यानी कांग्रेस ने उससे पहले वोट बढ़ाया है। दूसरा, छत्तीसगढ़ में भी जो 2 सीटें होती थी कांग्रेस की वो 1 होने वाली है, वो 3 होने वाली है, यानी 1 सीट का फायदा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को हो रहा है इस हालत में जब ये राज्य हारे हैं। और राजस्थान में तो उन्होंने बहुत जबरदस्त आंकड़ा दिया है। राजस्थान में 24 सीटें बीजेपी के पास थी, एक उनके किसी सहयोगी के पास थी, 25 की 25 सीटें बीजेपी के पास थी। और योगेंद्र यादव का जो अनुमान है, उन्होंने जो कैलकुलेशन की है इसी तरह से कि इनको विधानसभा सीटों को, जो विधानसभा सीटें जिस लोकसभा में आती है वहां रख दिया, दोनों पार्टियों के सारे वोट जोड़ लिए, उसके आधार पर वो कह रहे हैं कि 11 सीटें, 25 में से 11 सीटें कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में राजस्थान में जब वो चुनाव हारी है छीनने की हालत में है बीजेपी से। यानी जो गेन है कांग्रेस का वो हर हालत में गेन है। तेलंगाना में 3 सीटें थी कांग्रेस की जो अब उसको 9 मिलने वाली हैं। कर्नाटक का अनुमान उन्होंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि कर्नाटक अभी चुनाव नहीं हुए, इन चुनावों का ये पूरा एनालिसिस था। कुल मिला के 19 में इन राज्यों में बीजेपी की 65 सीटें थी और कांग्रेस की 4 सीटें थी, 6 सीटें थी, माफ कीजिएगा। और अब 23 में बीजेपी की सीटें 65 से 46 होने जा रही हैं और कांग्रेस 6 से 28 सीटें हासिल कर लेगी अगर इतने ही वोट मिले जितने मिले हैं, कोई एक भी एक्स्ट्रा वोट ना मिले जिससे ये चुनाव हारे हैं, उतने ही वोट मिल जाएं तो ये 28 सीटों पे जाने वाले हैं। 22 सीटों का फायदा सीधे सीधे इस राज्य के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को हुआ है। तो जो लोग कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया, सुपड़ा तो साफ नहीं हुआ बॉस, पहले से बेहतर हालत में। स्टेट का इलेक्शन हारी है लेकिन जनता उसके साथ ज्यादा आई है, लोगों ने कांग्रेस को पहले के मुकाबले ज्यादा पसंद किया है। अगर आप एनालिसिस करें तो ये जो लोक विधानसभा चुनाव के ठीक बाद में जो लोकसभा चुनाव होते हैं, ये बात अभी बीजेपी भी कह रही थी जब ये कहा जा रहा था कि सेमीफाइनल है क्या 24 का, तो बीजेपी बार बार कह रही थी सेमीफाइनल नहीं है क्योंकि नतीजे बदलते रहते हैं। तो 2003 में विधानसभा चुनाव में इनमें बीजेपी आई थी लेकिन लोकसभा में कांग्रेस आ गई थी, ये पूरा रिकॉर्ड है। इसके अलावा 2008 में विधानसभा में बराबर थे, लोकसभा में कांग्रेस आ गई थी। 2013 में विधानसभा में बीजेपी थी लेकिन लोकसभा में कांग्रेस आ गई थी। 2018 में विधानसभा में कांग्रेस थी और लोकसभा में बीजेपी आ गई थी। यानी ये जरूरी नहीं है कि इन राज्यों में अगर विधानसभा चुनाव बीजेपी ने जीत लिया है तो वो लोकसभा चुनाव भी जीतेगी, क्योंकि ये जो 6-8 महीने हैं इसमें जितने कांड हो रहे हैं, जैसे अभी वो गोली मार दी है वहां पे जो करनी सेना के नेता को राजस्थान में, या जो भी चीजें होंगी,
कुछ लोग इस पूरे बीच में जब उनको कुछ चीजें मिस करेंगे पिछली सरकार की, तो तेजी से बदलते हैं, तो उनका असर भी पड़ सकता है। और ये इसके बावजूद है 22 सीटों का गेन, जबकि इन राज्यों से बहुत ज्यादा उम्मीद कांग्रेस को नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को यहां से तो कुछ मिलना वैसे भी नहीं। कांग्रेस पार्टी को जहां उम्मीद रखनी चाहिए वो राज्य कौन से हैं? कर्नाटक। और कर्नाटक में भी बीजेपी का बहुत स्ट्रांग होल्ड था, मैं आपको डेटा बता चुका हूं 4 दिन पहले। और कर्नाटक के और तेलंगाना दोनों जीत गए, और इनके ठीक बगल में पड़ता है महाराष्ट्र। यानी महाराष्ट्र के ऊपर भी कहीं ना कहीं असर आएगा। और महाराष्ट्र जो है वो अगर कांग्रेस के पक्ष में आता है तो कांग्रेस को बहुत कुछ मिल जाएगा। हालांकि महाराष्ट्र भी उसी तरह के राज्यों में है जिनमें इसको पलट करने की जरूरत है। बिहार में भी कांग्रेस पार्टी को वोट चाहिए। कांग्रेस पार्टी मतलब इंडिया गठबंधन। और बिहार में लालू यादव और नीतीश कुमार की एकता होने के बाद बीजेपी बेहद कमजोर स्थिति में आ गई है, ये सबके सामने है। और ये एनडीए से बाहर भी नीतीश हो चुके हैं। बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ है, इंडिया गठबंधन है, तो बंगाल से भी बीजेपी को कम करने में इनको मदद मिलेगी। तो महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल और कर्नाटक, इन राज्यों से बीजेपी के बाहर जाने का मतलब है कि 2024 में जो हैट्रिक की बात बार बार गोदी चैनल लिख रहा है, जो मीडिया लिख रहा है, गोदी चैनल लिख रहे हैं हैट्रिक की बात, वो हैट्रिक होती उतनी आसान लग नहीं रही है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मोदी जी में कोई क्षमता में कमी है, वो मैनेज कर सकते हैं, उनके पास संगठन है, उनके पास ताकत है, उनके रिसोर्सेज है, उनके पास धन है, उनके पास ईडी, सीबीआई, पता नहीं क्या क्या है। लेकिन ये होने के बावजूद इन राज्यों में ये हो गया ना, कमजोरी आ गई ना। और बीजेपी को अभी अपने इन राज्यों को बचाना कितना जरूरी है आप सोच लीजिए। गुजरात जैसे, गुजरात में पूरी की पूरी सीटें अगर नहीं आएंगी तो बीजेपी का क्या होगा? एमपी में पूरी की पूरी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, और सबसे बड़ा 80 सीटों वाला यूपी। यूपी में अगर अखिलेश यादव ने जान लगा दी, ताकत दिखा दी, मायावती भी गठबंधन में आ गई, कांग्रेस भी साथ हो गई, तो फिर क्या होने वाला है? तो इन सब चीजों को अगर आप देखें तो जो कैलकुलेशन बन रहा है वो ये कहता है कि बीजेपी के लिए अभी चैन से बैठने का समय नहीं है। और इन सारी जानकारियों को जो मैंने आपको अभी की दी हैं, इनमें आप ये अंदर की बातें शामिल कर लीजिए। शिवराज सिंह चौहान सबसे मजबूत नेता, मध्य प्रदेश का नेता आज भी वो है इस चुनाव को जीतने के बाद में, और उसको पूरी ताकत लगाकर नष्ट करने की कोशिश की इन्होंने। तो इसकी प्रतिक्रिया तो होगी ना, न्यूटन के नियम के हिसाब से प्रतिक्रिया के विपरीत तो समान प्रतिक्रिया होती है। शिवराज सिंह चौहान कुछ भी नहीं बोलेंगे ना, तब भी मध्य प्रदेश की जनता, लाडली बहनाएं, सब लोग कुछ ना कुछ तो दिमाग में रख के बैठेंगे। उधर वसुंधरा, वो तो खुला ऐलान कर चुकी है, और अगर बना भी देते हैं उनको मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वसुंधरा बहुत कॉपरेट करेंगी, आप सब जानते हैं। तो ये चुनौतियां हैं 24 की। अब बात आती है गठबंधन की। अखिलेश यादव तो बिफरे बिफरे घूम रहे हैं। दूल्हे का फूफा जितना नहीं रूठता, उससे ज्यादा अखिलेश यादव रूठे हुए हैं कांग्रेस से। क्यों ना रूठे, उनका अपमान कर दिया दूल्हा कमलनाथ। दूल्हे ने बोल दिया काय के ऊपा फूफा, अखिलेश वखलेश बोल दिया। तो तब से अखिलेश यादव लगातार रूठे रूठे घूम रहे हैं। लेकिन वो एक कहावत है हिंदी बेल्ट में, गोरा रूठेगी तो क्या, अपना सुहागी तो लेगी। यही सीन इनका है। अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में रूठ के क्या बिगाड़ लेंगे, और यूपी में कांग्रेस रूठ के क्या बिगाड़ लेगी? अखिलेश यादव का 98 में 4 सीटें होती थी और उनका वोट शेयर था 1.58%, मध्य प्रदेश का बता रहा हूं। 2003 में 7 सीटें होती थी, 3.7%, यानी 20 साल पहले वो 7 सीटें रखते थे मध्य प्रदेश में। 2008 में 1.9 हो गया, 2013 में 1.20 हो गया और 0 सीटें हो गई इनकी। 2018 में उनके पास एक ही सीट रह गई और वो 1.3% वोट ला पाए। और इस बार के चुनाव में 2023 में 0.6 समथिंग, 0.46, आधे % से भी कम वोट उनको मिले हैं रूठने के बाद। तो अखिलेश यादव अगर रूठ गए और कांग्रेस के साथ नहीं लड़े तो कांग्रेस को तो नुकसान पहुंचा नहीं पाए, और उनका नुकसान अपना ऐसा हुआ है कि इतिहास का ये डाटा मैंने आपको 98 से अभी तक का दिया है, तो 25 साल में
सबसे खराब प्रदर्शन अखिलेश का हो गया। तो अखिलेश यादव अगर इस गठबंधन से बाहर जाते हैं तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ लेंगे भैया। जो उनको गेन होना था, अगर मान लीजिए यहीं पे उनको 2 सीट ही मिल जाती, मान लीजिए गठबंधन होता, कांग्रेस को गठबंधन करना चाहिए था। ये गलती की है और ये बहुत बड़ी गलती की है। पहले दिन में कह चुका हूं आपको, दिमाग खराब हो गया था, उनको लगता था अरे अब तो हम जीत गए। तो 2-3 सीट भी अगर देते अखिलेश को तो अखिलेश यादव को कुछ मिल जाता। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को कोई बहुत उम्मीद नहीं है। मैंने आपको बताया यूपी में तो इंडिया गठबंधन को जो कुछ उम्मीद है अखिलेश यादव से, और अखिलेश यादव की स्थिति बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है। मिलजुल के अगर लड़ेंगे तो अखिलेश को फायदा ही होगा। इसलिए अखिलेश के जितना फूफापंथी है ये उनको खत्म करना चाहिए और वो करेंगे, वो जितना फूफा कर रहे हैं। इसके अलावा और बहुत सारी बातें हुई, जैसे बीएसपी, फिर वो बीएसपी से डील भी कर सकती है कांग्रेस, दूसरी चीजें भी हो सकती हैं, ये सब जानते हैं। तब अखिलेश क्या करेंगे? तो अखिलेश को आने आना है। इसके अलावा यूपी है, पंजाब है, और पंजाब और दिल्ली खास तौर पे, और वो दोनों जगहों पर आपकी आम आदमी पार्टी का गठबंधन फंसा हुआ है। आम आदमी पार्टी पंजाब में और दिल्ली में दोनों जगह कांग्रेस पार्टी को सीटें देने में आनाकानी करेगी क्योंकि उसकी पावर है और कांग्रेस को भी अपनी संभावनाएं दिखती हैं। लेकिन केजरीवाल के जब सारे नेता जेल में और खुद केजरीवाल खतरे में है, कब जेल में डाल दिया जाए, ऐसी हालत में केजरीवाल के पास गठबंधन के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए गठबंधन उधर से भी सेफ है। नीतीश आए नहीं थे क्योंकि उनका पेट खराब था और उनको सर्दी लग गई थी, यह भी उन्होंने बता दिया है। स्टालिन इसलिए नहीं आए थे क्योंकि उनके भारत, तो कुल मिला के ये जो एकता वाला जो बात थी, एकता भंग हो गई है, खत्म हो गई है 24 में, अब क्या होगा, वो सब भी बातें अब हवा होती दिख रही हैं। निचोड़ ये है कि सारी चीजें अगर आप मिलाएं तो एक तस्वीर बनती है जो ये कहती है कि 24 की चुनौती बहुत बड़ी है। तो जो असेसमेंट आ रहे हैं उसके हिसाब से अभी देखिए, मैं आपको बताऊं, कोई कितना भी वीर बहादुर जब अपनी जान पे आती है ना तो घिग्गी बन जाती है। मोदी शाह पूरे समय खुलकर खेलते हैं, उनका कुछ रिस्क पे नहीं होता था। इस समय वो खुद रिस्क पे है, उनका चुनाव रिस्क पे है। नाराजगी सीधे मोदी शाह से है, चाहे वो वसुंधरा की हो, चाहे रमन सिंह की हो, और चाहे शिवराज सिंह की हो। और अभी मुख्यमंत्री बनने के बाद जिन लोगों का आपने करियर खराब कर दिया, जो केंद्रीय मंत्री था उसको आपने विधायक का चुनाव लड़ा दिया, उससे इस्तीफा भी ले लिया, तो वो सब लोग हैं। तो ये सब लोग अंदर से, मन से तो माफ नहीं करेंगे ना, जैसे मोदी जी मन से माफ नहीं करते हैं। तो इसका असर कहीं ना कहीं तो आएगा। और तब, जबकि कांग्रेस पार्टी मैच जरूर हार गई है लेकिन खेली खराब नहीं है। वर्ल्ड कप याद कीजिए क्रिकेट का, अभी हाल में हुआ है, क्या शानदार जीतती चली जा रही थी टीम इंडिया, आखिर में हार गई। अब आप टीम इंडिया चाहें तो कांग्रेस बीजेपी को मान लें, लगातार उसकी विजय का चल रहा है और हार गई, और चाहें तो कांग्रेस को आप मान लें, हारती आ रही है, और फिर भी हार के भी इन चुनावों में वो कहीं ना कहीं जीती और मोदी जी जीतकर भी हारे। और अब ऐसा गणित फंस गया है जिस समय मनमाना फैसला नहीं ले सकते, हर फैसले के लाभ हानि है, इसीलिए इतने दिन लग रहे हैं। तो जो लोग कहते हैं हैट्रिक हैट्रिक हैट्रिक, हैट्रिक हो सकती है, कोई मैं ये इनकार नहीं कर रहा हूं नहीं होगी। और जो लोग कहते हैं कांग्रेस पार्टी खत्म है, उनकी बात से को भी मैं गलत नहीं मान रहा हूं, वो अपनी जगह सही होंगे। लेकिन भैया, ऐसे हवा में, माहौल में 2 जुलूस निकल गए, झंडे देख लिए, शोर देख लिए, संसद में नारे देख लिए, इसके आधार पर चुनाव का भविष्य नहीं बयान बांचा जाता है। चुनाव का भविष्य बड़े बड़े पैसे लगा के जब आप पोल करते हैं तो उससे भी नहीं बांचा जाता है, वो भी फेल हो जाता है। तो इस मामले में आप ये सोच रहे हो कि आप भविष्यवाणी कर लोगे तो आप गलत कर रहे हो। पिक्चर अभी बहुत सारी बाकी है। आखिर में हैप्पी एंडिंग होगी या नहीं होगी ये कोई नहीं जानता। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जैसा मैं हमेशा कहता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बार कोड, क्यूआर कोड जो डले हुए हैं उसको भी कभी भी स्कैन कर लिया करें। अगर चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं जो गूगल का उपक्रम है तो आप ले सकते हैं, लेकिन मैं मेंबर्स को कोई अतिरिक्त प्रिविलेज नहीं देता हूं। मेरे चैनल का उसूल है, मेरे लिए सब बराबर है। फिर भी अगर आप मेंबरशिप लेंगे,
अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेंबरशिप एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि मेंबरशिप लेने से आप एक सतत नियमित राशि कुछ दे सकते हैं। और अगर आप थैंक्स बटन दबाना चाहें तो भुगतान करने के बहुत सारे तरीके हैं आपके पास। नमस्कार, जय हिंद।